पर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं उन दिव्य मूर्तियों से जो नदी और तालाब से मिले हैं। कर्नाटक के रायचूर में ऐसी प्राचीन मूर्ति मिली है जो ठीक अयोध्या के रामलला की प्रतिमा जैसी है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि बिहार के जमुई से भी ऐसी एक मूर्ति मिली है जिसको मंदिर में स्थापित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये चमत्कारी मूर्ति है। कर्नाटक की नदी से मिली भगवान विष्णु की मूर्ति। हूबहू रामलला की तरह विष्णु की प्राचीन मूर्ति। भगवान नारायण की ऐसी आभा रामलला जैसी। इस मूर्ति को आप देख रहे हैं, भगवान विष्णु की दशावतार उकेरे हुए ये मूर्ति रायचूर में कृष्णा नदी से मिली। ये प्राचीन मूर्ति इन दिनों आस्थावानों के लिए बेहद खास है, जिसे हूबहू अयोध्या मंदिर में विराजे रामलला की आभा लिए बताया जा रहा है। श्री राम मंदिर में हाल ही में प्रतिष्ठित बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति जहां खड़ी मुद्रा में है, तो वहीं विष्णु की ये मूर्ति भी खड़ी स्थिति में है। दावा किया जा रहा है कि मूर्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल है जो उनके 10 अवतारों को दर्शा रहा है। इसमें लोगों को मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि नजर आ रहे हैं। कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की इस मूर्ति के साथ शिवलिंग भी बरामद हुआ है। दोनों ही कम से कम 1000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन पुरातत्वविद मान के चल रहे हैं कि ये मूर्ति 11वीं या 12वीं शताब्दी की है। फिलहाल ASI इनकी सही उम्र का आकलन कर रही है। ಪ್ರಭಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರಗಳಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ 10 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಈ ಶಿಲ್ಪ। जहाँ श्री रामलला की प्रतिमा की लोगों ने खूब सराहना की, अब वैसी ही सदियों प्राचीन ये विष्णु मूर्ति मिलने पर लोग इसे चमत्कारी घटना मानकर चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है बिहार के जमुई में भी, जिसकी कहानी जानकर यहाँ जय श्री राम का जय घोष करती श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल श्रद्धा और आस्था का ये रेला अष्टधातु की उस दुर्लभ मूर्ति के दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है जो एक तालाब में खुदाई के दौरान मिली। आस्थावान इसे भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा बता रहे हैं। केवल रूप से हम वो बाहर को निकाला है तो वो काला पत्थर जैसा दिखाई पड़ रहा था। काला पत्थर को उसको फिर साफ करवाए तो वो मतलब मूर्ति के आकार में दिखाई दिया। तो फिर हम लोगों ने उसको उठाकर बांध पर रखा। उसके बाद लगा ये दिखाई पड़ा कि ये सूर्य भगवान की मूर्ति है। मूर्ति मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोगों ने मूर्ति उठाकर नजदीक के एक मंदिर में स्थापित कर दिया और फिर शुरू हो गया पुजारियों के साथ साथ आम लोगों की तरफ से पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का सिलसिला। सभी लोगों के सहमति से यही बात आई कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनेगा। और अभी 72 घंटों का जो है इंतजाम अपना शुरू हुआ है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाकर जो मंदिर बनाने का कार्यक्रम किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक तालाब से बरामद हुई ये मूर्ति करीब 15 से 1600 साल पुरानी हो सकती है। वहीं पूरे मामले पर प्रशासन की भी पैनी नजर है। यदि बहुत पालकालीन मूर्ति, जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पालकालीन मूर्ति है, यदि इतनी पुरानी और पुरातात्विक महत्व की मूर्ति ये रहती है तो निसंदेह जिला प्रशासन जो भी ट्रेजर एक्ट है और जो प्राचीन धरोहरों के लिए बने विधि विधान है उसके तहत अग्रेसर कार्रवाई करेगा।
प्रशासनिक मशीनरी को मूर्तियों की सही और सटीक जानकारी का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर ये आस्था ही है जिसके आधार पर जमुई हो या रायचूर के लोग इन मूर्तियों के मिलने को अपना सौभाग्य मानकर न केवल खुशियां मनाने में जुटे हैं, बल्कि इतिहास में दफन हो गई ऐसी घटनाओं के उजागर होने को किसी चमत्कार से कम भी नहीं मान रहे। रायचूर से सगय राज और जमुई से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको मध्य प्रदेश के रायसेन में मिले मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष के दर्शन कराते हैं जो सदियों पुरानी बताई जा रही है। जी हां, यहाँ एक विशाल दीवार भी है जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार बताई जा रही है। इसके बारे में विस्तार से जानिए इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी संस्कृति को सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझा जा सकता है। इसकी मिसाल हैं वो अवशेष जो मध्य प्रदेश के रायसेन में मिले हैं। देखने में भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक आम सी दीवार है, कुछ खंडित मूर्तियां हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की वो निशानियां हैं जो सैकड़ों सालों से अनवरत चली आ रही हैं। इस समय हम रायसेन जिले के गोरखपुर से जो बाड़ी तक दीवार गई हुई है, लगभग 83 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसे गोंडवाना काल की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दीवार को ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि परमार और कालचुरी काल के मध्य में ये दीवार को बनाई गई होगी और ये दीवार महज 83 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये वो अवशेष हैं जिनकी दास्तां अब तक इतिहास के पन्नों में छिपी थी, यानी सदियों पुरानी इन निशानियों पर जमी धूल अब साफ की जा रही है और इसकी जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के डॉक्टर नारायण व्यास और उनकी टीम निभा रही है। लगता है कि निश्चित यहाँ बहुत बड़ा नगर होगा। यहाँ पे इनको तालाब भी बताए, दीवार भी बताई, मंदिरों के अवशेष भी बताए, उनको बताया किस प्रकार मंदिर पहचाने जाते हैं, किस देवताओं के मंदिर होते थे, ये सब उनको समझाए। और यहाँ से जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ लोग रहा करते थे वो क्षेत्र भी बताया, जिसमें बहुत बड़ा विशाल प्लेटफॉर्म है जिसमें सीढ़ियाँ बनी है, परकोटा बना है और उसमें मकान बने हैं। तो हो सकता है कोई रॉयल कॉम्प्लेक्स रहा होगा। तो सब विद्यार्थियों को बड़ा आनंद आया, उन्होंने देखा वो सराहा कहा कि इतनी अद्भुत और दुर्लभ चीजें इस जंगल में भरी पड़ी हुई है, निश्चित इसको पर्यटन केंद्र बनाना चाहिए, ऐसा सबका कहना। बताया जा रहा है कि ये निशानियां 11वीं शताब्दी में तामीर किए गए किले और मंदिर की हैं, जिसका संबंध उदयपुरा तहसील के गोरखपुर में राजा मानसिंह से है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सूर्य, विष्णु, लक्ष्मी और भैरव की प्रतिमा के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा लगभग 12 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची एक दीवार के अवशेष का भी शोध किया जा रहा है, जिसको लेकर दावा है कि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार शासकों ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कराया था। किस विषय के भी हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति से रूबरू हूँ, उसको देखें। और ये जो गोरखपुर अभी तक तो केवल देखिए कि एक मैप पर है यूपी का गोरखपुर, लेकिन यहाँ भी गोरखपुर, हाँ, लेकिन ये एमपी का गोरखपुर। और ये इतनी प्राचीन दीवार 10वीं 11वीं शताब्दी की, जिसमें कि आपसी राजा लोग एक दूसरे से जब लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते थे, तो यहाँ के राजाओं ने, गूंड राजा थे, उसने उन्हें अपने सुरक्षा के लिए इसको बनवाया। 80-82 किलोमीटर के परिधि में है, तो एक अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था। और इसको हमको, हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए। इन निशानियों की जितनी ऐतिहासिक मान्यता है, उतनी ही ये हमारे लिए गौरव की भी बात है। और इसी को करीब से जानने और समझने के लिए सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी के छात्रों का दल भी गोरखपुर गांव में पहुंच चुका है। निवास है, बराबर है, अवशेष है। आज मकान की नींव मिल रही है प्रत्यक्ष में, और जो दीवार रही है वो अपनी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था से बनाई। ये वो अवशेष हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की सदियों पुरानी कहानी और गौरव गाथा बयान करते हैं। अब पुरातत्व विभाग की कोशिश है कि जल्द ही इन ऐतिहासिक निशानियों और इसके आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन रूप में विकसित किया जाए।
रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब अयोध्या की चर्चा करते हैं, जहां पर प्रभु श्री राम के विराजने के बाद भक्तों का यहां पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आस्था स्पेशल ट्रेन से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हाँ, देखिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी रामलला के दर्शन के अभिलाषी कम बिल्कुल नहीं। फिजी के डिप्टी प्रधानमंत्री दर्शन करने जा रहे हैं, तो कल श्रीलंकाई पार्लियामेंट के सदस्य नमल राजपक्षे भी अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक है। देश के अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं, ताकि रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर वो धन्य हो सके। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आस्था स्पेशल ट्रेन आज जब अयोध्या के लिए रवाना होने वाली थी, तो श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बना। पूरा दुर्ग रेलवे स्टेशन श्री राम के जयघोष से गूंजता रहा। रेलवे स्टेशन पर ही पूजा पाठ हुई। सभी श्रद्धालु बारी बारी से ट्रेन में सवार हुए और जब ट्रेन रवाना हुई तो बाहर राम भक्तों का उत्साह दिख रहा था, तो अंदर श्रद्धालुओं का। दुर्ग रेलवे स्टेशन से 1344 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ, जिसमें सभी उम्र के पुरुष और महिला श्रद्धालु शामिल थे। सबके चेहरे पर रामलला के दर्शन की खुशी साफ झलक रही थी। पतिदेव और अपने दोस्त के साथ श्री राम जी का दर्शन करने अयोध्या जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे को मतलब पहली हमारी जो छत्तीसगढ़ से आस्था ट्रेन जा रही है उसमें जाने का सौभाग्य मिला है। दुर्ग के अलावा दूसरी जगहों से भी राम भक्तों का जत्था लगातार आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती के मॉडल रेलवे स्टेशन से भी बुधवार को अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चली। यहां से भी श्री राम के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। रामलला के दर्शन के लिए इसी तरह जत्थों में लोग रवाना हो रहे हैं। आम से लेकर खास सब दर्शन के लिए लालायित दिख रहे हैं। दुर्ग से रघुनंदन पंडा और अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको हम प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मौनी अमावस्या पर कल श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी हां, इसके लिए आज से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है, तो प्रशासन की तरफ से भी श्रद्धालुओं की सुविधा की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में माघ मेले की ये तस्वीर अगाध आस्था और श्रद्धा को दर्शा रही है। माघ मेले के दौरान यहाँ श्रद्धालु कल्पवास भी कर रहे हैं, लिहाजा उनके लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। माघ मेले के दौरान 6 स्नान का बहुत महत्व है। इस दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। माघ मेले का पहला और दूसरा स्नान तो हो चुका है। अब कल यानी शुक्रवार को मौनी अमावस्या पर तीसरा स्नान है और इसके लिए अभी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने भी लगे हैं, जो कल सुबह से संगम के घाटों पर डुबकी लगाएंगे। जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, और लेकिन जिस तरह का ये नजारा आज भीड़ का है, आप देखेंगे पुलों पर लोगों का कंटिन्यू आने का सिलसिला जारी है, सरों पर बोरी लादे हुए। लेकिन उनको ये उम्मीद है कि कल मौनी अमावस्या के स्नान के दिन, यानी जब आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मौनी अमावस्या पर माघ मेले के होने वाले तीसरे स्नान के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी दुरुस्त व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की तैनाती से लेकर पार्किंग, सबके अच्छे इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान का बहुत धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इससे पुण्य के साथ ही सुख शांति भी मिलती है। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर शुरू हुआ माघ मेला करीब 55 दिन तक चलेगा। इस दौरान 6 स्नान होते हैं, जिसमें 2 स्नान हो चुके हैं। मकर संक्रांति पर पहला स्नान तो दूसरा स्नान 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर हुआ था। अब तीसरा स्नान मौनी अमावस्या पर कल है, जबकि चौथा स्नान बसंत पंचमी पर 14 फरवरी को है। वहीं 5वां स्नान 24 फरवरी को माघ।
कल है मौनी अमावस्या। प्रयागराज में हम लोग मौजूद हैं। संगम किनारे की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और यही वो जगह है जहां पर लगा है आस्था का मेला। कल सुबह से ही यहां पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाएगा। मौनी अमावस्या जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि लगभग 80 साल बाद विशेष संयोग इस बार बन रहा है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। इस दिन दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है और साथ ही साथ स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु लगातार यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल मान्यता है कि इनका आशीर्वाद आपकी कई मुश्किलें हल कर सकता है अगर यहाँ पर आप स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो कैसे देवताओं और पितरों को खुश किया जाए, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। शुक्रवार को मौनी अमावस्या है। ये दिन पितरों का होता है, वो मौका जब आप अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, साथ ही उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। माघ महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या और माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान और दान का काफी महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी दुखों और बाधाओं से राहत मिल जाती है। इस बार माघ अमावस्या पर 79 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, विनायक अमृत, हंस और मालव्य शुभ संयोग बन रहे हैं। मौनी अमावस्या शुक्रवार सुबह 8:02 पर शुरू होगी, फिर ये अगले दिन यानी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर खत्म होगी। ऐसे में मौनी अमावस्या शुक्रवार को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या का इतना पुण्य फल बताया गया है। आज आप जो दान करते हैं, आप जो पुण्य करते हैं, आज वो अक्षय हो जाता है, अक्षुण हो जाता है। पीपल की प्रदक्षिणा 108 बार यानी कि उसके 108 बार घेरे में चक्कर लगाने मात्र से व्यक्ति को शनि, राहु, केतु आदि पीड़ा देना बंद कर देते हैं। और साथ में आप ये अनुभव करें कि किसी भी व्यक्ति को पितृदोष बनता है वो इन्हीं 3 ग्रहों के मुख्य कारण से बनता है। सूर्य को राहु ग्रसेगा तो ग्रहण योग बनेगा। पितृदोष है ना, तो पितरों की पूजा करें और या पीपल की प्रदक्षिणा करें, वही फल मिलना शुरू हो जाएगा, पितृदोष शांत हो जाता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर्व पर दान करने से ग्रहों की शांति होती है और साल भर सुख समृद्धि घर में निवास करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर अपने दिन की शुरुआत करें। इस दिन गंगा, यमुना या किसी और पवित्र नदी में स्नान करें। नदी में स्नान करना संभव न हो तो अपने घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पण करें और अपनी इच्छा अनुसार दान करें। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस दिन न सिर्फ बोलकर बल्कि मन से भी मौन रहना चाहिए। इस खास मौके पर आप कंबल और दूसरे वस्त्र, तिल, अनाज समेत दूसरी चीजें दान कर सकते हैं। देखिए, विशेष तौर पे मौनी अमावस्या में दान है स्नान के पश्चात। मौन रहकर स्नान करने का विधान है, पर मौन खाली मुख से मौन नहीं, मन से भी मौन रहने की जरूरत है। मन में कहीं उधेड़ बुन चल रही हो, व्यापार के ऊपर ध्यान ना हो, अपने दान का गर्व ना हो रहा हो, ऐसा मन को भी शांत रख के चित्त को स्थिर करके स्नान करें। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस दिन पितृ घर आते हैं। ऐसे में उनके लिए दान आदि करने से वो खुश होते हैं, साथ ही देवता भी आशीर्वाद देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब उत्तराखंड के पांडुकेश्वर के देवरा महोत्सव को देखिए। यहाँ 9 साल बाद एक बार फिर ये महोत्सव शुरू हुआ है। जी हाँ, देखिए तस्वीरें बेहद शानदार हैं। दरअसल मंदिर बनने को लेकर ये महोत्सव रुका हुआ था। मंदिर बन गया तो पिछले महीने ही उसमें कुबेर की मूर्ति भी स्थापित हो गई और अब महोत्सव भी शुरू हो गया है। रंग बिरंगे फूलों से सजा पांडुकेश्वर का कुबेर मंदिर, जिसकी सभी दिशाएं वेद मंत्रों से गूंज रही हैं।
कुछ इस अंदाज में चमोली के पांडुकेश्वर में देवरा महोत्सव की शुरुआत हुई। जहां धन वैभव के राजा यक्षराज कुबेर की पूजा अर्चना होगी। भगवान कुबेर को बद्रीनाथ क्षेत्र के राजा के रूप में पूजा जाता है और यही वजह है कि इस महोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से ग्रामीण पांडुकेश्वर पहुंच रहे हैं। भगवान कुबेर जी का जो मंदिर बना हुआ है और आज कुबेर देवरा जो 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा, 7 तारीख से 14 तारीख तक बसंत पंचमी के दिन तक जो कुबेर देवरा का कार्यक्रम चलेगा पांडुकेश्वर गांव में। और यहाँ देख सकते हैं आज जो फर्स्ट दिन से स्टार्टिंग हुई है वो हुई है कलश यात्रा को लेकर के। और यहाँ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, महिलाएं देखिए, बहुत सारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल, बहुत सारे और जो समिति के लोग हैं वो सभी आए हुए हैं। इस महोत्सव में पारंपरिक परिधान में शामिल महिलाओं ने अलकनंदा तट से कलश यात्रा निकाली। तो वहीं कुबेर मंदिर के पास धर्माचार्य पंडितों ने यज्ञ किया। इतना ही नहीं, इस महायज्ञ में सेना के बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी। बताया गया कि बीते महीने यानी जनवरी में नए मंदिर में भगवान कुबेर की मूर्ति स्थापित हुई। अब नए मंदिर बनने के उपलक्ष्य में ये महोत्सव किया जा रहा है, जिसके लिए गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। कुबेर मंदिर में पूजा प्रारंभ हुई है। पूजा प्रभात की वेला में भगवान की पूजाएं होंगी नित्य प्रति। तत्पश्चात भगवान कुबेर का यज्ञ किया जाएगा और पुनः 2 बजे से श्रीमद् भगवत कथा, स्थल पुराण, पांडवों का आख्यान, ये सब सुनाया जाएगा। ये कुबेर महोत्सव 14 फरवरी यानी बसंत पंचमी तक चलेगा और बसंत पंचमी के दिन ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का दिन टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में घोषित किया जाएगा। पांडुकेश्वर से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मैदानों का जो भी हाल हो, लेकिन पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उससे लोग बेहद खुश हैं। ऐसा लगता है मानो उनके दिल की मुराद पूरी हो गई हो। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इस बर्फबारी के बीच लोग जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पहाड़ों पर। देखिए, इसी दिन का लोग इंतजार कर रहे थे कि कब पहाड़ों पर बर्फबारी हो और वो उसका मजा लेने के लिए वहां पहुंचे। तो चलिए आपको सैर कराते हैं पहाड़ों की। आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ और नीचे इस बुजुर्ग जोड़े का ये खूबसूरत लोक नृत्य। गद्दी वेशभूषा में नृत्य कर रहे ये बुजुर्ग बर्फबारी के लिए भगवान राम का शुक्रिया कर रहे हैं। ये जगह है हिमाचल प्रदेश का भरमौर, जहाँ के स्वाई गरोला गांव के रहने वाले बुजुर्ग भजन राम बर्फबारी से इतने खुश हुए कि अपनी पत्नी के साथ बर्फ की बारिश में ही झूम उठे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस जोड़े ने यहाँ की पहचान चोला डोरा पहनकर ये मनमोहक नृत्य किया। ये वही चोला डोरा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी केदारनाथ में पूजा अर्चना के दौरान पहना था। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का ऐसे लुत्फ उठाया जा रहा है तो राज्य से सटे जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी के बीच लोग क्रिकेट खेलते नजर आए। एलओसी के पास बांदीपोरा में गुरेज प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। सेना की पहल पर ये स्नो क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई जा रही है। गुरेज वादी में ये स्नो क्रिकेट देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं और यहाँ तक कि इस खेल का मजा पर्यटक भी यहाँ पर अब लेने लगे हैं। गुरेज भारी बर्फबारी से अमूमन
6 महीने तक जम्मू कश्मीर के दूसरे अहम हिस्सों से कटा रहता है। ऐसे में वहां के युवाओं को प्रेरित करने के लिए विंटर गेम्स का आयोजन हो रहा है। इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हमारे इस गुरेज में जो इसका टूर्नामेंट लगा है, आर्मी के जरिए लगा है, जो हमारी GR यूनिट है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। हमारे बच्चों को जैसे वो खेल कूद में वो इंटरेस्ट करते हैं और खेल कूद में इनको हर एक फैसिलिटी देते हैं, हर इनके हम शुक्रगुजार है। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर इंडियन आर्मी का, क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर जो टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज किया, क्रिकेट टूर्नामेंट GPL के नाम से, गुरेज प्रीमियर लीग के नाम से, काफ़ी जवानों को इन्होंने यहाँ पर एंगेज किया, क्योंकि इनका एक बड़ा टारगेट जो है, क्योंकि जवान है ड्रग्स की ओर न जाए, खेलकूद की ओर जाए। जाहिर है हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी के बावजूद लोग खुद को सकारात्मक रखने के लिए कुछ न कुछ खास कर रहे हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है, यानी मुश्किल हालात में भी कैसे खुद को खुश रखें। ये पहाड़ के इन बाशिंदों से सीखना चाहिए। चंबा से विशाल आनंद के साथ और बांदीपोरा से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहाड़ी राज्यों में बर्फकाल का आपातकाल चल रहा है, लेकिन अब इन स्थितियों से निपटने के लिए वहां हाईटेक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बर्फ कटर समेत एक से बढ़कर एक मशीन उतारी गई है, ताकि सड़कें तुरंत खोल दी जाएं और लोगों को राहत मिल सके। ये तस्वीरें उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के पास हर्षिल की हैं, जहां बर्फीला तूफान कुछ इस तरह आया। पहाड़ों पर आम तरीके से बर्फबारी होने के अलावा कुछ इस तरह भी लोगों पर आफत आती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन अब इनसे टक्कर लेने के लिए देश के सभी पहाड़ी राज्य हाईटेक हो चुके हैं। इनसे लड़ाई के लिए ये मशीनें उतार दी गई हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू की हैं, जहां बर्फ की चट्टानों और बड़े बड़े गोलों को ये मशीनें उठाकर सड़क के किनारे कर रही हैं, ताकि सड़क लोगों को दिखे और आवाजाही फिर शुरू हो। इसके लिए कहीं बर्फ कटर मशीन लगाई जा रही है तो कहीं JCB। जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में 180 सड़कें बंद हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति में बंद है, जिनकी संख्या 152 है। और कुल्लू जिला में बंजार, मनाली और कुल्लू मंडल के अंतर्गत जो है 28 सड़कें बंद है। इन सड़कों को खोलने के लिए विभाग द्वारा JCB, डोजर और स्नो कटर का प्रयोग किया जा रहा है तथा सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकता अनुसार जो है मशीनरी लगाएं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सड़क सुविधा प्रदान हो सके। ये मशीनें पहाड़ों की जरूरत हैं। ये तस्वीरें लद्दाख के जोजिला की हैं, जहां बर्फ से भरा रास्ता खोलने के लिए BRO की ओर से टैंक जैसी मशीन लगाई गई है, जिससे बर्फ काटी जा सके। अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाई गई इन मशीनों को देखिए। प्रशासन ने यहाँ बर्फ काटने वाली हाईटेक मशीनों का बड़ा बेड़ा तैयार कर दिया है, यानी इन मशीनों से बर्फ कटेगी भी और इन्हें किनारे भी लगाया जाएगा। इसमें हमारे पास स्नो ट्रक्स हैं, हमारे पास यूनिमॉग्स हैं, हमारे पास स्नो कैट्स हैं, छोटी मशीन्स, ट्रक माउंटेड ब्लेड्स जिन पे होते हैं, और हमारे पास बाकी लोडर्स हैं, व्हील लोडर्स हैं, पिकअप वैन्स हैं, जो हमें वर्कशॉप मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। जाहिर है बर्फकाल से निपटने के लिए हाईटेक होना बेहद जरूरी है। ऐसे में हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि लोगों को दिक्कत न हो और ऐसे हाईटेक तरीके अपनाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वही प्यार मोहब्बत की बारी आ गई है, वैलेंटाइंस डे शुरू हो गया है। बीते वक्त में देखिए वैलेंटाइंस गिफ्ट को लेकर ना ट्रेंड थोड़े से बदले से हैं। हालांकि आज के युवा यंगस्टर जो है ऑनलाइन खरीदारी को तवज्जो देते हैं, बावजूद इसके बाजारों की रौनक हमेशा की तरह इस बार भी बढ़ गई। कुछ मिला गिफ्ट?
आपको मिला है, मुझे मालूम है, इसलिए आप पूछ रही हैं। मैं आपको बता दूं, लेकिन बदलते ट्रेंड के साथ वैलेंटाइन गिफ्ट्स का ट्रेंड भी काफी बदल चुका है। ऐसे में चलिए आपको कुछ शहरों के बाजारों में लिए चलते हैं और देखते हैं कैसी है वहां वैलेंटाइन की खुशनुमा तस्वीरें। कार्ड से और फूल से शुरू हुआ ये वैलेंटाइन डे का सफर अब काफी बदला है। बाजारों में इसको लेकर बदलाव है। क्या कुछ बदला है इन सालों में, चलिए देखते हैं। वैलेंटाइन वीक पहले बहुत स्पेशल होता था, अब कितनी तस्वीरें बदली हैं। पहले बड़ा सिंपल होता था, जैसे आपने पहले कहा, कार्ड्स और चॉकलेट्स और मे बी फ्लावर्स आल्सो, फूल। अब तो हर एक को अलग चीज चाहिए, उनको एक्सप्रेशन चाहिए, उनको अपनी तरफ से तोहफा जो दे रहे हैं वो कोई मतलब होना चाहिए उसका। प्यार का महीना चल रहा है, वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है बहुत सारे कपल्स आ गए होंगे अब तक गुलाब खरीदने। हाँ जी। रौनक कितनी है? अभी तो सुबह भी थी, अभी शाम को होगी। चाहने वाले तो शाम को आते हैं, हम तो फूल बेचने के लिए तैयार हैं। दिस इज नॉट गोल्ड, गोल्ड प्लेटेड। यानी देखिए ये फूल तो और खास है। मैं इसे खास इसलिए कहूंगी क्योंकि ये खराब नहीं होगा। हाँ जी, हाँ, एवर एवर फॉर एवर। फॉरएवर आप इसे संभाल के रख, प्यार को हमेशा के लिए संभाल के रखो। जैसे फूल रखेंगे वैसे अपने आप को भी रखो। कौन सा रोज पसंद किया है? कितने रोज ले रही है? एक ही ले रही है। हाँ, वैसे भी प्यार है तो एक भी काफी है। हाँ, राइट, बात तो सही है। अच्छा, वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो गई है। अगर लोग इसे दोस्तों के साथ भी मनाते हैं, फैमिली के साथ भी मनाते हैं, कुछ लोग इस दिन अपने परिवार वालों को भी गुलाब देते हैं, क्योंकि प्यार का इजहार करने के लिए कोई दिन नहीं चाहिए होता। कैसे मनाएंगे अपना ये वैलेंटाइन? पहले तो मैं रोजेस दे के स्पेशल फील करवाना पसंद करूंगी और फिर मे बी बाहर डिनर के लिए चले जाए। प्यार का इजहार करना कितना इम्पोर्टेंट है? जितना इम्पोर्टेंट सांस लेना है। जब तक आप इजहार नहीं करोगे, दूसरे बंदे को बताओगे नहीं, तब तक दूसरा बंदा भी अपनी फीलिंग्स कैसे बताएगा आपको। और बात एक ऐसे अस्पताल की जिसकी एक नई और अनोखी पहल से अब नवजात बच्चों की जिंदगी मुश्किल में नहीं पड़ेगी। अहमदाबाद के अस्पताल ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिससे नवजात की जान तो बचेगी ही, नई जिंदगी भी मिलेगी। ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता उनका त्याग कर देते हैं, ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिए और ऐसे बच्चों को बचाने के लिए अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक विशेष झूला जो है वो रखा गया है, ताकि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का त्याग करना चाहते हैं वो कहीं रोड पे, कहीं सुनसान जगह पे बच्चे को न रखकर सिविल हॉस्पिटल के इस झूले तक पहुंचाएं, ताकि बच्चों की जिंदगी बचाई जा सके और आने वाले दिन में बच्चों का केयर किया जा सके। अब ये अस्पताल उन नवजातों के लिए वरदान साबित होगा जिनको अनजान जगहों पर लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता था। अस्पताल की इस पहल से अब बच्चों की न सिर्फ जान बचाई जा सकेगी, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। अगर आप अपने बच्चे को हमेशा के लिए त्याज देना चाहते हो, हमेशा के लिए दे देना चाहते हो, तो मेहरबानी करके हमें दे दीजिए, हम उसका ख्याल रखेंगे। नहीं कि आप कहीं और जगह है या कचरे के डिब्बे में उसका बर्थ हुआ है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एक अच्छी जिंदगी दे पाए। अस्पताल के इस पालने में अगर कोई बच्चा रख जाता है तो उसकी पहचान भी उजागर नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ से सबसे पहले बच्चे का उपचार किया जाएगा और बच्चे को एक नई जिंदगी देने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।